हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमारे एफ कैट के बस अब कुछ ही दिन और बचे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स बचते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपके कवर करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में हम ऑलरेडी देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो पढ़ चुके हैं। वो क्या है, डेट इज़ टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क से जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं, जिससे आपके लगभग बनते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद हमने कवर किया था टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रेन्स एंड बोट प्रॉब्लम ये सब था। ठीक है, तो उससे भी लगभग आ जाते हैं 2 से 3 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड आज इन दिस वीडियो वी विल कवर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स से मिला के हमारे आ जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर हम जीके की बात करें, ठीक है, जिसमें आते हैं 25 क्वेश्चंस, उसके लिए हम 4 से 5 वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ आपका सिलेबस कवर करवा दिया है। ठीक है, सो ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज के अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, सो देखो सबसे पहले बात करते हैं परसेंट में क्या होता है कि अगर आप बुक उठाओगे ना, दुनिया भर के फॉर्मूलेज मिलेंगे आपको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, इस टाइप के लिए ये वाला। लेकिन नहीं, मैं आपको जैसे पढ़ाऊँगा ना, आपको कोई भी मतलब ऐसा कुछ खास फॉर्मूलेज वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉमन सेंस है, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो परसेंट बेसिक से शुरू करेंगे बिल्कुल। ठीक है, एंड देन एडवांस तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, एंड जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमारे PIQs हैं। ठीक है, जितने भी मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो उनको ज़रा ध्यान से देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं परसेंटेज की। क्या होती है परसेंटेज? तो एक वर्ड होता है परसेंट। ठीक है, परसेंट। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है कि फ्रैक्शन। परसेंट एक फ्रैक्शन होता है हुज डिनोमिनेटर इज़ 100। ठीक है, तो परसेंट एक कुछ नहीं होता, बस एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर होता है 100। जैसे किसी ने दे दिया 25%, अगर आपको लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 25% ना किसी चीज़ के रिस्पेक्ट में होगा ना। ऐसे तो नहीं है जैसे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं, आपको मान लो एग्ज़ाम आए 90%, अगर आपके 90% मार्क्स आए हैं तो वो कि टोटल मार्क्स जो हैं उन्हीं की तो रिस्पेक्ट में आए होंगे। तो हमने बोला 25%, तो इसका मतलब होता है 25 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 25 इन द रिस्पेक्ट ऑफ 100। तो ये होता है परसेंट का मतलब। ठीक है, ठीक है। लेकिन तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब हमें मल्टीप्लाई करना है, कब हमें 100 से डिवाइड करना है। तो देखो, जब आपको दिया होगा परसेंट, जैसे 25%, एंड देन आपको इसको करना होगा फ्रैक्शन में कन्वर्ट, देन आप करोगे डिवाइड 25/100। लेकिन अगर आपको दिया होगा कोई भी वैल्यू, जैसे 25/100 आपको दिया है, एंड आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में, तो आप क्या करोगे, इससे 100 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, डेट इज़ 25%। ठीक है, ये सिंपल सी बात। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है 25%, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 25/100, डेट इज़ 1/4। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, डिवाइड किया 100 से। मतलब परसेंट कहीं भी लिखा आ जाए, उसका मतलब है उसके डिवाइड में 100 है। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे लिखा है 1/4, इसको हमें करना है परसेंट में कन्वर्ट। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, एंड डेट इज़ 25%। मतलब अगर हमें परसेंट में वैल्यू दी हो, उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ें थी जो हमें बचपन में सिखाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 20% ऑफ 80। तो कई बार ना बिल्कुल ऐसा सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक टाइप होता है कि 20% ऑफ 80, इसमें आपको बताना है कि 80 का 20% कितना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 16 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80। दोनों एकदम अपोजिट प्रोसेस है दोनों। ठीक है,
तो पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ना है, बिल्कुल। देखो 20 लिखा हमने, 20, इसको सॉल्व करते हैं खोल के। 20 लिखा है, ठीक है। परसेंट, अभी मैंने बताया कि परसेंट जहाँ भी आए उसका मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ 80, मतलब 20 का 80 का 20%, इसको सोल्व कर लो। ठीक है, दैट इज 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 इज, इसमें आपको पूछा, देखो इसमें हमने पूछा था कि 20% कितना होगा 80 का, लेकिन नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि 16 जो है वो कितने परसेंट होगा 80 का, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, 16 बस 16 का पता लगाना कि कितने परसेंट है, तो किसके रिस्पेक्ट में, किसकी परसेंट में निकालना है, 80 के, तो डिवाइडेड बाय 80 एंड परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 एंड दैट इज 20%। हो गया ना सेम। तो मतलब क्या है कि अगर पूछा है 20% ऑफ 80, तो परसेंट का मतलब डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 80, 80 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। लेकिन इसमें पूछा 16 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 80, कि 16 80 का कितने परसेंट है, तो किसका परसेंट पूछा है, 80 के रेस्पेक्ट में पूछा है ना। तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। जिसको पूछा 16, ये ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज़ 20%। ओके, ये तो आई थिंक सबको आता होगा। नेक्स्ट, ओके, अब बात आते हैं इसमें। तो क्या होता है कि हमें कई बार स्टेटमेंट दी गई होती है, ठीक है। उस स्टेटमेंट में लिखा होता है कि 100 को इंक्रीज़ करो 40% से। तो इनको सिंपल से अगर आप करोगे तो कैसे करोगे कि 100 है हमारे पास, इसको 40% हमें इंक्रीज़ करना है। तो एक तो आप ऐसे करोगे, पहले क्या करोगे, 40% निकालोगे 100 का, 40% किसका निकालोगे 100 का, वो कितना आएगा, 40 आएगा। देन इसको आप ऐड करोगे 100 में एंड दैट कम्स टू बी 140। एक तो ये मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि देखो कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी नंबर होता है, जैसे 100 है, ये अपने आप में कितना है, ये कंप्लीट है, ये डेट इज़ ये अपना 100% है, ठीक है। अगर इसको हम 40% से इंक्रीज़ करेंगे तो जो नया नंबर हो जाएगा वो उसका 140% हो जाएगा ऑफ 100। तो आप यहाँ पे सीधा निकाल लोगे, डेट इज़ 140% ऑफ 100 कितना। एंड अभी ये चीज़ें हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। बार बार में अब ये नहीं बताएंगे अभी कितना परसेंट, डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या है कि डिक्रीज 200 बाई 40, 60%, 200 है उसको 60% कम करना है। तो सिंपल वे में हम कैसे करेंगे, ठीक है। पहले 200 का 60% निकालेंगे जो कि आएगा ऐसे, ठीक है। कितना आ गया 120, फिर इस 120 को हम 200 में ऐड करेंगे, कितना आएगा 320। या आप क्या करो, ये 200 जो है, अभी मैंने आपको सिखाया कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, ठीक है। तो 200 क्या है, ये अपने आप का 100% है। इसको हमने 60% से इंक्रीज़ करना है, तो नया नंबर इसका 160% नहीं होगा क्या, 160% ऑफ 200, ठीक है। तो क्या हो गया 160% 200 का 320। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एक स्टेप बच गया। यहाँ पे पहले आप 60% निकालो 200 का, फिर आप उसको 200 में करो ऐड, दैट इज़ 320। लेकिन यहाँ आपने क्या किया कि 200 खुद में होता है 100%, 60% से इसको बढ़ाना है, तो डायरेक्ट आप इसका 160% निकाल लो एंड दैट इज़ 320। एक स्टेप आपका बच गया, ठीक है। ये बाकी इनका यूज़ आएगा, ठीक है, जब आपको इसको अच्छे से, आपको इनकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि इनको जल्दी से करने का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट्स। ओके, ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक टाइप पढ़ेंगे, बेसिक परसेंटेज, ठीक है। तो ये भी अपना जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी हमारा क्या है कि ये PYQ है, ठीक है। कई बार बहुत सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक से लेके एडवांस तक के सब कवर करेंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि हमने जो if a number exceeds 40% of itself by 56 then find the number। तो जो कंसेप्ट हमने ऊपर किया है, ये वाला कंसेप्ट, इसी का हम इसमें क्या करेंगे यूज़। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है
कंप्लीट 100% होता है। अगर उसको 20% आपने इंक्रीज़ करना है तो नया नंबर उसका 120% हो जाएगा। अगर आप इसको 20% से कम डिक्रीज़ कर दोगे तो नया नंबर उसका क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, हाँ कुछ गलत कर दिया ना हमने इसमें। हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्रीज़ करना था 200/60%, तो क्या आएगा, तो हमने यहाँ निकाला 60% क्या होगा 200 का, जो कि होगा 120, जिसको हम डिक्रीज़ कर देंगे 200 से, जो कि आएगा हमारा कितना, 80। तो सेम यहाँ पे भी होगा दूसरा मेथड, ठीक है। 60% से अगर हम 200 को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो 200 अपने आप में 100% है, उसको हमने अगर 60% से हमने घटा दिया तो नया नंबर क्या बचेगा, 40% ऑफ 200, ठीक है। डेट इज़ 40 डिवाइड बाय 100, यही होगा ना, डेट इज़ 80। ओके, ये आपने इंक्रीज़ कर दिया था पिछले में। तो तरीका आप समझ गए ना। इसमें अगर 200 को 60% से घटाना है तो नया नंबर क्या होगा, 200 खुद में 100% था, 60% से हमने घटा दिया तो नया नंबर इसका 40% ही तो रहेगा, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया शॉर्टकट से। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, जो अभी हमने पढ़ा है यही हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कोई नंबर है, उसको हमने 40% बढ़ा दिया एंड वो हो गया, बढ़ा जितना है वो 56 नंबर से बढ़ गया। तो मान लो कोई नंबर था, कोई भी नंबर था, ठीक है, मान लो एक्स था, इसको उन्होंने बढ़ाया 40% थे। तो जो एक्स था इनिशियली वो अपना 100% था ना, ठीक है, उसको बढ़ा के हमने 40% उसको बढ़ा दिया, उसको हमने 40% बढ़ा दिया, तो वो क्या 140% हो गया ना। वो कह रहा है कि द नंबर एक्सीड्स बाय 56, मतलब ये नंबर जो पहले था 40% बढ़ाने के बाद उससे 56 ज़्यादा हो गया है। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है कि जो हमने 40% बढ़ाया है, ठीक है, तो पहले मान लो नंबर अगर x था, जो कि था अपना 100%, उसको हमने 40% बढ़ा दिया है, जो कि अब 140% हो गया है। तो ये अगर x था तो ये x + 56 हो गया है। तो मतलब, तो क्या आप ये नहीं बोल सकते कि जो ये 40% हमने बढ़ाया है वो 56 के इक्वल है? बोल सकते हैं ना, क्योंकि x अपना अपने आप में 100% था, उसको हमने 40% से बढ़ा दिया, वो हो गया 140%, और वो 56 बढ़ गया, x + 56 हो गया। तो इस 40% की वैल्यू 56 नहीं है, ठीक है। अगर 40% हमारा 56 है, ठीक है, और जो नंबर ओरिजिनली क्या था, हमारा नंबर था खुद का 100%, अगर 40% 56 है तो क्या हम 100% नहीं निकाल सकते? तो 100% क्या हो जाएगा, 56/40 × 100। इसको आप सोल्व कर लो, जो कि आ जाएगा आपका 140, एंड दैट इज़ योर आंसर। एक बार और देख लेते हैं कैसे किया हमने। देखो, कोई भी नंबर था उसको, ठीक है, वो खुद में था अपना इनिशियली अपना 100% था, ठीक है। मान लो वो x था, तो वो इनिशियली अपना 100% था, कोई भी चीज़ खुद में 100% होती है। उसको हमने 40% से बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया, वो हो गया 140% हो गया ना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इट एक्सीड्स इटसेल्फ बाय 56, मतलब ये जो नंबर है ये इससे 56 ज़्यादा है। तो 40% बढ़ाने से अगर 56 ज़्यादा हो रहा है तो मतलब इसका 40% अगर 56 के इक्वल है, तो नंबर इनिशियली हमारा 100% था, तो 100% हमारा कितना हो गया ये, मतलब कि अगर 40% अगर हमें मिल गया है किसी नंबर का जो कि 56, तो उस नंबर का 1% कितना होगा, 56/40, और उस नंबर का 100% मतलब कि वो पूरा नंबर कितना होगा, 56/40 × 100, डेट इज़ 140। सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5। कह रहा है कि एक बंदा है, स्टूडेंट है, उसने किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से इंस्टीड ऑफ 2/5। मतलब क्या है कि कोई बंदा है, ठीक है, वो भाई साहब था हाई, ठीक है, ही वॉज हाई, हाई समझ रहे हो ना, कौन से वाला हाई, ठीक है। तो उसने नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई भी नंबर लगा लो, मान लो x कोई भी नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, लेकिन उस भाई को करना था 2/5 से। तो यहाँ पे कुछ आया होगा,
यहाँ पे अगर 2/5 से करता तो कुछ और आता। तो अब हमें बताना है कि उसका परसेंटेज एरर क्या है। तो कोई भी नंबर लेट कर लो आप। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर आप लेट कर लो, पहले उसको मल्टीप्लाई कर दो 3/5 से, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 2/5 से, जितना उनके अंदर एरर आए, ठीक है, उसको परसेंटेज में देख लो, वो हो गया आपका आंसर। तो भाई साहब ने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर को। इन्होंने क्या किया है, नंबर को 3/5 से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मान लो कोई नंबर था जिसको करना था मल्टीप्लाई, कुछ भी नंबर लेट कर लो आप, ठीक है। आप मान लो 10 था कोई नंबर, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर मान लो जो 5 से इजीली कट जाए, आपको क्वेश्चन करने में इजी होगी। मान लो 10 था, ठीक है, उसको 10 को उसने कर दिया है मल्टीप्लाई 3/5 से, तो कितना आया, 6 आ गया। लेकिन उसको करना था 2/5 से, अगर वो 2/5 से करता तो कितना आता आंसर, 4 आता। तो दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना एरर है, आया है 6 लेकिन आना चाहिए था 4। तो क्या 2 का डिफरेंस नहीं है, तो ये 2 का डिफरेंस क्या, ये एरर नहीं है, दिस इज़ द एरर। लेकिन उन्होंने पूछा परसेंटेज एरर, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2% हमारा एरर आया है, किसके रिस्पेक्ट में आया है हमारा 2% एरर, ठीक है। दो जिसके रिस्पेक्ट में आया मतलब जो ओरिजिनली आना चाहिए था, डेट इज़ 4, इसी के तो रिस्पेक्ट में आया है ना। एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 50%, 50% एरर उसमें आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 30% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 91। कोई कह रहा है कि कोई नंबर था, कोई भी एक नंबर था, ठीक है, उसका 30% हमने 91 से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो सेम नंबर आता है हमारा। मान लो कोई नंबर था, लेट कोई भी नंबर था x, ठीक है, इसका 31% हमें 91 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 91 माइनस 30% ऑफ x, ठीक है, गिव्स द सेम नंबर, मतलब x से आ रहा है। देन कह रहा फाइंड द नंबर, तो हमारी इक्वेशन बन गई। क्या हम इससे x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कह रहा है मान लो कोई भी नंबर है x, ठीक है, उसका 30% कितना हो जाएगा, 30% ऑफ x कितना होगा, 30 डिवाइड बाई 100, ये होगा उसका 30%। इसको सब्ट्रैक्ट करना है 91 से, और जब करते हैं तो वही सेम आंसर आता है। तो बताओ नंबर क्या था, तो नंबर हमने x लेट किया था ना, तो हमारी इक्वेशन हो गई। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9100 माइनस 30x इक्वल्स टू 100x, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे, ये 30x हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9100 डिवाइडेड बाई 130, ठीक है, एंड डेट इज़, ये हो जाएगा हमारा 70। ओके, दैट इज़ योर आंसर। इजी, अभी तो बिल्कुल इजी चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि इन एन इलेक्शन, अब थोड़ा लेवल हमारा क्या करेगा, बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। तो अभी भाई साहब कह रहे हैं कि इन एन इलेक्शन, कोई इलेक्शन हुआ, 2 कैंडिडेट्स बीकू एंड महात्रे के बीच में, ठीक है। बीकू वोट्स 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ना है, 55% वोट्स मिले हैं उसको टोटल वैलिड वोट्स से। तो मान लो कोई टोटल वोट्स थे, तो उसमें वैलिड वोट भी होंगे, कुछ कुछ वोट होंगे इनवैलिड भी होंगे। तो उसको 55% मिले हैं वैलिड वोट्स के, ठीक है। और कह रहा है जो जो 25% थे वो डिक्लेयर्ड कर दिए इनवैलिड। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 6000, फाइंड द वैलिड वोट्स दैट महात्रा रिकॉर्ड्स। तो कह रहा है अगर टोटल वोट्स, हमारी पॉपुलेशन अगर हमारी 6000 है, तो टोटल वोट्स कितनी होंगी। अब ये मत बोलना कि 6000 पॉपुलेशन है तो सर कुछ 18 साल से नीचे भी होंगे कि उनकी वोट्स नहीं होंगी, नहीं, ऐसा नहीं, इतना लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन थी हमारी 6000, ठीक है। इस 6000 के 25% डिक्लेयर करती है इनवैलिड, तो निकाल लो 25% कर दिए हैं क्या, इनवैलिड। तो जो वैलिड वोट्स कितने बचे हमारे, देखो। तो अभी मैंने आपको सिखाया था
ठीक है। 25% अगर इनवैलिड कर दिए हैं, इसका मतलब यही तो है, जो वैलिड वोट्स हैं वो 6000 से 25% कम कर दिए हैं। तो 6000 इनिशियली अपने आप में कितना था, 100% था ना। इसमें से अगर हम 25% कम कर देंगे तो ये कितना बचेगा, तो क्या ये खुद का 75% नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो वैलिड वोट्स टोटल जो आ गए हमारे, तो वो कितने आ गए, 4500। दिस आर वैलिड वोट्स। या तो आप ऐसे कर लेते कि 25% निकालो पहले 6000 का, 25% और निकालो 6000 का, ठीक है। जो आंसर आता, आंसर आएगा आई थिंक 2500, ठीक है। ये हमारे इनवैलिड वोट्स आ गए। फिर इसको टोटल वोट से आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, जो कि आएगा आई थिंक 4500, ठीक है। फिर आप ऐसे निकालो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ना इतनी रामायण करने का, क्योंकि आप इजीली निकाल सकते हो। अगर 25% कम हो गए हैं तो कितने बचे होंगे, 75% ही तो बचा होगा ना। तो डायरेक्टली आप इसका 75% निकाल लो 6000 का, सिंपल, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वैलिड वोट्स आ गए हमारे 4500, ठीक है। इसमें से बीकू को मिले हैं 55%, मतलब 55% वैलिड वोट्स के मिले हैं। अगर मान लो इसमें से 55% अगर बीकू को मिले हैं, तो दूसरे भाई साहब को बचे हुए वोट्स मिले होंगे ना। मतलब बचे हुए वोट्स किसको मिले होंगे, कितने बचे, 45% ही तो बचे। वो 45% इन्हीं भाई साहब को तो मिले होंगे, तो वही हमें बताना था। तो बस देख लो 45% कितना होगा, 4500 का हो जाएगा हमारा 2025, दैट इज़ योर आंसर। देखो मतलब क्या है कि टोटल वोट थे हमारे 6000, जिसमें से 25% डिक्लेयर कर दिए गए इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे, अगर किसी में से 25% इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए तो वैलिड बचे हमारे 75%, जो कि 6000 का 75% हो गया 4500। अब उन 4500 में से 55% वोट मिले बीकू को, तो बचे हुए वोट्स दैट इज़ 45%, वो इसी को तो मिले होंगे दूसरे को, और वही हमें बताना था। तो 45% कितना होगा, 4500 का 2025, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इसमें कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट हु हैज़ टू गेट 35% मार्क्स ऑफ द टोटल मार्क्स टू पास। कह रहा है कि किसी भी एग्ज़ाम में एक लड़की को पास होने के लिए टोटल मार्क्स के 35% नंबर लेके आने पड़ेंगे, ठीक है, पास होने के लिए, ठीक है। इन वन पेपर ही गेट 62 आउट ऑफ 150। पहले पेपर में उसको आते हैं 62 मार्क्स 150 में से, दूसरे पेपर में उसके आते हैं 35 आउट ऑफ 150, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स शुड ही गेट आउट ऑफ 200 इन द थर्ड पेपर टू पास। तो कह रहा है कि कोई पेपर है, ठीक है, 3 पेपर हुए भाई साहब के। पहले में आए 62 आउट ऑफ 150, दूसरे में आए 35 आउट ऑफ 150, तीसरे में कह रहा है कि 200 का पेपर है, इसमें से कितने नंबर आए कि वो पास हो जाए। वो पास होने के लिए चाहिए भाई साहब को 35% मार्क्स, ठीक है, 35% मार्क्स ऑफ टोटल मार्क्स के उसको चाहिए 35% मार्क्स पास होने के लिए। तो टोटल मार्क्स यहाँ से कितने हो गए, 150, 300 प्लस 200, तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे 500। तो उनको 500 के 35% चाहिए, जो कि होंगे हमारे कितने, जो कि होंगे हमारे 175। मतलब भाई साहब को पास होने के लिए 175 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 500, ठीक है। ये मार्क्स उसके पहले ही आ चुके हैं, कितने, 62 प्लस 35, जो कि कितने हो गए, जो कि हो गए हमारे 97, ठीक है। नंबर चाहिए 175 पास होने के लिए, 97 भाई साहब के पहले ही आ चुके हैं। तो और कितने नंबर चाहिए, डेट इज़ 175 माइनस 97, पास होने के लिए 78 नंबर और चाहिए उनको आउट ऑफ 200। यही था आपका क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन एन लाइब्रेरी, कह रहा कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसमें 5% बुक्स हैं वो हिंदी में हैं, ओके। 10% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स, जो बची हुई बुक्स हैं उनका 10% वो है हमारी इंग्लिश में, ओके। एंड देन 15% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन संस्कृत, और उन बची हुई बुक्स का 15% वो है संस्कृत में। एंड देन इफ़ द रिमेनिंग, अगर बची हुई बुक्स अगर इतनी हैं 11,628
जो कि है जर्मन में, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि मान लो हमारी टोटल नंबर बुक्स हैं एक्स, ठीक है। बहुत ही एक लाइन का क्वेश्चन है, बस दिखने में बड़ा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कभी नहीं भूलोगे, ये तरीका आप सीख लो। मान लो टोटल बुक्स है हमारे पास कितनी, एक्स, ठीक है। उनमें से 5% अगर हिंदी में है, ठीक है, तो बची कितनी बुक्स, 95% ही तो बची। दैट इज़, यही तो होगी रिमेनिंग बुक्स। और इन रिमेनिंग बुक्स का कह रहा कि यही कह रहा ना, रिमेनिंग बुक्स, इन्हीं ये हो गई हमारी रिमेनिंग बुक्स। मान लो एक्स बुक्स हैं, उसमें से 5% अगर हम हिंदी की हैं तो बची हुई 95% होगी ना जो बची हुई हैं। और आगे कह रहा है कि इन्हीं बची हुई बुक्स में से 10% बुक्स इंग्लिश में हैं। तो अगर इनमें से 10% अगर इंग्लिश में है तो कितनी बच गई, 90% बच गई इनकी, ठीक है। ये हो गई रिमेनिंग बुक्स। अब कह रहा है कि उन रिमेनिंग बुक्स का 15% संस्कृत में है, तो इनमें से भी 15% निकाल दो तो 85% इस बुक्स का बच गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारी टोटल रिमेनिंग बुक्स, एंड जो कि हैं हमारी इफ द रिमेनिंग बुक्स, जो कि हमारी 11,628, ठीक है। फाइंड द टोटल बुक्स हमने लेट किया था एक्स, इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 16,000। कोई नहीं, एक बार और कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आपके पास एक तरीका है, या तो आप उसको वैसे कर लो। पहले मैं आपको बताता हूँ सिंपल मेथड से। आई होप कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा। मैं आपको पहले इसको सिंपल वे से कराता हूँ, ठीक है। मान लो 100 बुक्स हैं टोटल, बुक्स मान लो 100 है, ठीक है। तो कह रहा है कि उनमें से 5% बुक्स जो हैं वो हिंदी में हैं। मतलब अगर उनमें से 5% बुक्स क्या हैं, वो हिंदी में हैं, ठीक है। तो बची कितनी रिमेनिंग, बची कितनी 95, ठीक है। 95% बुक्स बच गई। मान लो 100% टोटल बुक्स हैं, उनका 5% अगर बुक्स हिंदी में है तो बची कितनी 95%। अब ये कह रहा है कि इन बची हुई 95% में से 10% बुक्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं। तो अब इनका 10% निकाल लो आप। 10% ऑफ कितना 95, जो कि कितना आएगा, जो कि आएगा हमारा 9.5। तो ठीक है, अब कह रहा है कि इन बची हुई बुक्स में से 15% बुक्स संस्कृत में हैं। तो यहाँ से कितनी बची, तो 95 में से अगर 9.5 घटाओगे तो आपकी बच गई 85.5। अब ये कह रहा है इन बची हुई बुक्स में से 15%, डेट इज़ इसका 15% निकालो आप, ठीक है, जो कि है हमारी किस में, संस्कृत में। तो इसको सोल्व करो, इसके 15% कितना आएगा, जो भी आएगा, तो ये आएगा लगभग 12 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे डायरेक्ट कर लो, ठीक है, डायरेक्ट कर लो। अगर देखो डायरेक्ट कैसे कर लो, टोटल बुक्स मान लो एक्स हैं, उनमें से अगर 5% हिंदी में है तो बची कितनी 95% बच गई ना एक्स का। अब ये कह रहा है कि इन बची हुई बुक्स में से 10% बुक्स इंग्लिश में है, तो 10% बुक्स इंग्लिश में है तो बची कितनी 90% बच गई, इनका 90%, ओके। अब ये हो गई रिमेनिंग बुक्स। अब कह रहा है कि इन बची हुई बुक्स में से 15% बुक्स संस्कृत में हैं, तो अगर इनका 15% निकालोगे तो कितनी बच गई 85%, और जो कि दी है हमारे इतनी। बस इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 16,000। या तो ऐसे कर लो, या आप ऐसे सिंपल जैसे करते हैं वैसे कर लो, आंसर आएगा आपका सेम दोनों केसेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम आप मूव करते हैं अपने दूसरे टाइप पे, ठीक है। ओके, इसमें कहता है कि इफ ए पर्सन सेल्स वुडन फर्नीचर एट 85%, एट 85, एक सेकेंड यहाँ पे आना था, एट 8% प्रॉफिट अगेंस्ट 8% लॉस। तो ये इसमें कह रहा है एक बंदा है, अगर अगर वो बेचता अपने वुडन फर्नीचर को 8% के प्रॉफिट पे अगेंस्ट 8% लॉस। मतलब क्या है, इन भाई साहब ने अपना फर्नीचर बेच दिया है 8% के नुकसान पे, 8% के नुकसान पे इसने बेच दिया है।
लेकिन ये कह रहा है अगर वो 8% के नुकसान की बजाय उसको 8% के प्रॉफिट पे बेचता तो ही कुड हैड अर्न 12 रुपीज़ मोर, तो उसको 12 रुपये का फ़ायदा होता ज़्यादा। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। तो देखो जान लेते हैं कुछ चीज़ें। एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसको हम डिनोट करते हैं सीपी से। कॉस्ट प्राइस वो होता है कि जिस दाम पे हमने चीज़ को ख़रीदा है। मान लो आप कोई शर्ट लेके आए 500 रुपये की मार्केट से, तो 500 रुपये क्या है, वो उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला प्राइस, जिस रेट पे हमने चीज़ को क्या है ख़रीदा है, वो होता है कॉस्ट प्राइस। अब मान लो वो शर्ट आप लेके आए, वो आपको पसंद नहीं आई, आपने उसको बेच दिया। ठीक है, आप उसको लेके आए, अगर 500 में लेके आए थे और आपको वो पसंद नहीं आई, आपने उसको किसी को चिपका दिया 600 रुपये में। ठीक है, तो वो हो गया आपका बेचने वाला प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस या सोल्ड प्राइस। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक है, अब देखो, तो 500 का आपने चीज़ खरीदी, 600 का आपने बेच दी, तो आपको क्या 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया ना। ठीक है, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम है, एज कम, अगर हमारा एसपी कम है, मतलब अगर हमारा एसपी ज़्यादा है सीपी से, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखो सीपी हमारा 500 है, एसपी 600 है, तो क्या हुआ, हमें 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर आप इस चीज़ को लाए हो 500 की और आपने वो बेचनी पड़ी अगर 400 की, तो यहाँ पे आपका एसपी ज़्यादा है, सीपी कम है, तो आपको क्या 100 रुपीज़ का लॉस होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सिस्टम। ठीक है, एंड जो आपको ये 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है, ये किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, ये हमारे कॉस्ट प्राइस सीपी के ही तो रिस्पेक्ट में हुआ है ना। यहाँ पे भी हमें 100 रुपये का फ़ायदा हुआ, ये भी तो हमें इस कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में ही हुआ है, क्योंकि 500 का हमने ख़रीदा था, 600 का बेचा है, इसी के रिस्पेक्ट में तो 100 का फ़ायदा हुआ है। तो जो प्रॉफिट होता है हमें, या फिर जो भी लॉस होता है हमें, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है हमें। ठीक है, सीपी पे होता है। ठीक है, तो ये थी कुछ सिंपल सी चीज़ें। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में कहा, क्या कह रहा है कि उसने बेचा था 8% के लॉस पे, लेकिन अगर वो बेचता 8% के प्रॉफिट पे, उसे तो 12 रुपये ज़्यादा मिलते। तो हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस किस दाम पे उस भाई साहब ने उस फर्नीचर को ख़रीदा था। ठीक है, तो देखो कोई भी चीज़ मैंने आपको बताया अपने आप में होती है 100%। ठीक है, तो मान लो सीपी था भाई साहब का 100% में उन भाई साहब ने ख़रीदा था। कोई भी ऐसा क्वेश्चंस होगा जिसमें हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी को हमेशा हम लेट करेंगे 100%। ठीक है, अगर ऐसा बोले कि अगर उसने 10% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो अगर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो जो एसपी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 110%। लेकिन अगर वो बोले कि 10% का लॉस हुआ है, तो उस केस में हमारा एसपी हो जाएगा 90%। ये बात समझ में आ गई ना आपको। सीपी हमारा हमारा लेट करेंगे हम 100%। अगर बात करें 10% प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी हमारा इसका सीधा क्या हो जाएगा 110%। और बोले अगर 10% लॉस हुआ है, तो एसपी हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 90%। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर वो बेचता 8% के प्रॉफिट पे इंस्टेड ऑफ 8% ऑफ लॉस, उसने बेच दिया 8% के लॉस पे। ठीक है, तो हमारा जो सीपी था वो था हमारा 100%। ठीक है, 8% के लॉस पे अगर इसने बेचा है, 8% के लॉस पे बेचा है, तो एसपी क्या रहा होगा, 92% रहा होगा ना। लेकिन वो कह रहे हैं अगर वो 8% के प्रॉफिट पे बेचता, 8% के प्रॉफिट पे बेचता, डेट इज़ अगर वो हमारा एसपी रखता 108%, तो उसको मिलते 12 रुपये क्या ज़्यादा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हुआ उसको 8% का नुकसान, यहाँ पे हुआ उसको 8% का फ़ायदा, और दोनों में 12 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो टोटल 8 + 8 क्या हो गए 16%,
जो हमें दिया है 12 रुपीज़, अगर 16% हमें दिया है 12 रुपीज़, तो 100% कितना हो जाएगा इसका, 100% हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई इंटू 60, डैट इज़ कितना हो जाएगा 75। और यही हो गया हमारा CP जो उसने पूछा था। ओके, सिंपल है। देखो 100 कोई CP था, मान लो कॉस्ट प्राइस था कितना 100%, ठीक है। CP हमेशा अपने आप में 100% होता, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। उसने बेचा 8% के लॉस पे, तो मतलब उसका SP हो गया 92%, यहाँ पे उसको हो गया 8% का लॉस। लेकिन अगर वो बेचता 8% के प्रॉफिट पे, मतलब अगर वो अपना सोल्ड प्राइस रखता 108%, तो उसको 12 रुपये ज़्यादा मिलते पूरे प्रोसेस में। तो मतलब 8% का लॉस उसे यहाँ पे हुआ, 8% का प्रॉफिट उसको यहाँ पे हुआ, टोटल हो गया हमारा 16%। जो 12 रुपये ज़्यादा मिलते, मतलब कि उस 12 रुपये इस 16% की ही तो वैल्यू है। अगर 16% 12 है तो 100% निकाल लो, जो कि हमारा CP था वो आ गया हमारा 75। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए शॉपकीपर sell a watch for rupees 575 and makes a profit of 15%. Okay, he sells a different watch at 10% loss. Overall he neither gains nor loses. What is the cost price of the second watch? कह रहा है कि एक घड़ी थी एक दुकानदार के पास, ठीक है, जो कि उसने बेची 575 में, तो SP कितना हो गया 575, जिस पे उसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 15% का, ठीक है। तो अगर मान लो SP अगर सोल्ड प्राइस अगर 575 है और 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो CP कितना था होता है 100%। अभी मैंने आपको बताया CP कितना हो लेट करेंगे हम हमेशा 100%। अगर उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है तो उसने SP क्या रखा होगा, 115% नहीं रखा होगा, रखा होगा ना। और इस 115% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 575। अगर 115% 575 है तो 100% कितना होगा, ये हो गया 100% कितना होगा, इसको हम कर लेंगे सोल, जो कि आएगा हमारा आई थिंक 500। तो 500 क्या आ गया 100%, मतलब ये था हमारा CP। मतलब भाई साहब ने क्या किया 500 रुपये की घड़ी खरीदी, CP डेट इज़ 500, ठीक है। उसको 575 में बेच दिया, ठीक है, और 15% का प्रॉफिट हुआ, जो कि हमारा कितना था 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, मतलब कितना हुआ 75 रुपीज़ का। सेकंड केस में क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि ही सोल्ड a different watch at 10% loss and overall he neither gain nor loses, ठीक है। फिर उसने एक घड़ी बेच दी जिसमें उसको 10% का लॉस हो गया, एंड ओवरऑल पूरी ट्रांजैक्शन में ना तो उसको कोई फ़ायदा हुआ ना उसको कोई नुकसान हुआ। मतलब क्या है कि जो 15% का फ़ायदा उधर ये उसे यहाँ हुआ था, 75 रुपये का जो फ़ायदा उसे यहाँ हुआ था, इधर उसने 75 रुपये का क्या हो गया लॉस हो गया, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा ना, ठीक है। यहाँ उसको फ़ायदा हुआ 75 रुपये का, यहाँ उसने वही डुबो दिया, तो ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें दी है 10%। अगर 10% हमें दिया है 75, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, तो इसका 100% हम निकाल लेंगे, जो कि आएगा 750, एंड डैट इज़ योर आंसर, ठीक है। मतलब क्या है कि उसने एक घड़ी बेची जिसमें उसको 15% का हुआ फ़ायदा, ठीक है। तो अगर उसने 575 में वो बेची है और 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो CP अगर मान लो 100% था, तो SP 15% के फ़ायदे के लिए उसने कितना रखा हुआ 115% ना, जिसकी वैल्यू हमें दी है डेट इज़ 575। अगर 115% हमें 575 दिया है तो 100% निकालो, डेट इज़ 500, जो कि क्या है CP है 100%। अब सेकंड केस में क्या कह रहा है कि
जिसमें देखो 500 में ख़रीदा था, 575 में बेचा, तो 75 रुपये का फ़ायदा हुआ। ये 15% की वैल्यू 75 रुपये ही तो हुई। अब ये कह रहा कि ही सेल्ड अनदर वॉच एट 10% लॉस एंड ओवरऑल उसको ना कोई फ़ायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। तो मतलब जो 75 रुपये का जो फ़ायदा उसे यहाँ हुआ था, वही 75 रुपये का उसको वहाँ पे नुकसान हो गया। तो मतलब इस 10% की वैल्यू है 75। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकालो 75, जो कि आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड वॉच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बैग्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बैग्स। 12 बैग्स हैं, ठीक है, उनका कुछ कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, जो कि इक्वल है 8 बैग्स के क्या सेलिंग प्राइस से। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं ना यहाँ से। ठीक है, अब कह रहा कि व्हाट इज़ द लॉस परसेंट वाज मेड इन द ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ओवरऑल बताना कि उसको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। तो 12 बैग्स हैं जिसका कॉस्ट प्राइस है कुछ, ठीक है, जो कि इक्वल है 8 बैग्स के सेलिंग प्राइस के। तो यहाँ से हमको मिल गया सी पी बाई एस पी इज इक्वल टू कितना 8/12। मतलब हम क्या कह सकते हैं, 12 रुपये अगर सी पी है, कॉस्ट प्राइस अगर 8 है, तो सेलिंग प्राइस 12 है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, 4 रुपये का प्रॉफिट नहीं हो रहा है क्या। इसी को हम क्या कर लेंगे, परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। 4% का उसको, ठीक है, तो 4 का फ़ायदा हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, सीपी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, परसेंट कन्वर्ट करने के लिए 100, तो ओवरऑल उसको 50% का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 30 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ x kg ऑफ शुगर। 30 kg शुगर है एंड उसका जो सेलिंग प्राइस है वो इक्वल है x kg शुगर के सी पी से। मतलब क्या है कि 30 kg शुगर है, उसका जो एस पी है वो इक्वल है x kg शुगर के सी पी के। यही कह रहा है ना। तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो यहाँ से हमको मिल गया सी पी बाई एस पी इज इक्वल्स टू 30/x। ओके, अब आगे क्या पूछ रहा है कि इफ़ द शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 20% प्रॉफिट देन फाइंड x। तो इसमें ऑलरेडी इसको बताया कि सी पी अगर 30 है और एस पी x है, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मैं x की वैल्यू हमें निकालनी है, अगर देखो कॉस्ट प्राइस अगर 130 है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100% होता है गाइस। ठीक है, तो 100% की वैल्यू हमें दी गई है 30। अगर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एस पी कितना रखेगा, वो एस पी रखेगा 120% यार, तभी तो उसको 20% का फ़ायदा होगा। तो 120% ही तो रखेगा। 120% किसका, इसी का 120% ना। तो निकाल लो कितना होगा इसका 120%। 120% ऑफ किसका, 30 का, that is 36। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A person sold a bag for रुपीज़ 420। ए पर्सन सोल्ड ए बैग, एक आदमी है उसने एक बैग बेचा 420 रुपये में। ओके, एट अ लॉस ऑफ 12.5%, जिसको उसको 12.5% का, जिसमें उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। अब ये कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड इट टू गेन 12.5%। मतलब एक बंदा है जिसने उसको एक बैग को बेचा 420 रुपये में, मतलब उसका एसपी कितना है 420। ठीक है, जिसमें उसको लॉस हुआ है कितना, 12.5% का, 12.5% का। तो हमें बताना है अगर उसको 12.5% का प्रॉफिट कमाना था, तो उसको कितने में बेचना चाहिए था। तो मान लो सीपी कितना था 100%, 12.5% का लॉस हुआ है, तो उसने एसपी कितना रखा होगा, एसपी उसने रखा होगा 100 माइनस 12.5, दैट इज़
87.5 इतना उसने एसपी रखा होगा, जिसकी वैल्यू हमें दी है 87.5% की, कितनी 420। तो 87.420 अगर 87.5 अगर 420 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा हमारा 420/87.5 इंटू 100 एंड डैट इज़, ये हो जाएगा हमारा लगभग एक सेकेंड, ये हो गया, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये हो गया हमारा सीपी। तो ये अब कह रहा है कि इसको ऐसे ही रहने दो, देखो एक सेकेंड रुको। एक बैग है, वो बंदे ने बेचा 420 रुपये का, जिसमें उसको लॉस हुआ है 12.5% का, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर उसको 12.5% का फ़ायदा कमाना था तो वो उसको कितने रुपए में बेचता। तो मान लो उसका सीपी था 100%, 12.5% का अगर लॉस हुआ है तो एसपी उसने कितना रखा होगा, 100% से इतना कम रखा होगा ना, तभी तो उसको इतना लॉस हुआ। तो एसपी रखा होगा किसने, कितना 87.5% रखा होगा ना उसने अपना एसपी। अभी ये कह रहा है कि लेकिन उसको चाहिए था 12.5% का फ़ायदा, तो 12.5% का उसको फ़ायदा चाहिए था। अगर उसको इतना फ़ायदा चाहिए तो उसको अपना एसपी कितना रखना पड़ेगा, तो उसको अपना एसपी रखना पड़ेगा कितना, 112.5% ही तो रखना पड़ेगा, ठीक है। 100 जो मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ है, अगर 112 रुपये का 112.5 रुपये का तुम्हें फ़ायदा चाहिए, नहीं सॉरी, अगर मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ है, अगर तुमको उस पर 12.5 रुपये का फ़ायदा चाहिए तो उसको 112.5 की बेचोगे तभी तो 112.5 का फ़ायदा होगा ना। और अगर मान लो अगर 100 रुपये की चीज़ है उस पर आपको नुकसान हुआ है 12.5 का, तो मतलब 100 से इतनी कम बेची होगी, मतलब 87.5 रुपीज़ की बेची होगी, तभी तो आपको उसका 12.5 का लॉस हुआ होगा। यही तो कह रहा है, यही तो मतलब है इसका। तो ये अभी ये कह रहा है कि सीपी उसका था 100%, उसको 12.5% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो उसने सीपी रखा था अपना 87.5%, जो कि हमें गिवन है 420। अब ये कह रहा है कि अगर उसको 12% का फ़ायदा चाहिए था तो उसको एसपी कितना रखना चाहिए था, तो उसको एसपी रखना चाहिए था अपना 112.5%। 112.5% किसका, 420 का। तो 87.5% की वैल्यू 420 है, ठीक है। तो यहाँ से 112.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 420 डिवाइडेड बाई 87.5 इंटू 112.5। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 540 एंड दैट इज़ योर आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इजी है यार, बिल्कुल। बस ये आप परसेंट का मतलब समझ लो यार। देखो, अगर कह रहा है कि कोई चीज़ है जिस उसमें हो रहा है उसको 10% का फ़ायदा, 10% का प्रॉफिट, तो मतलब उसने एसपी जो उसका सोल्ड प्राइस होगा वो होगा उसका 110%, ठीक है। क्योंकि सीपी हमेशा 100% होता है। मान लो सीपी हमेशा क्या होता है 100, अगर 10% का उसको फ़ायदा चाहिए तो एसपी उसको 10 ज़्यादा ही तो रखना पड़ेगा। लेकिन अगर बोल रहा है कि उसको 10% का लॉस हो रहा होगा तो उसका एसपी उस केस में क्या होगा, 90। सिंपल, बस ये चीज़ आपको समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Rahul purchases an article for rupees 400, okay, and spend 110 on shipping. उसने एक आर्टिकल ख़रीदा 400 रुपये का और 110 रुपये उसने लगा दिए शिपिंग चार्जेस पे। तो उसका कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो गया, 400 प्लस 110 कितना हो गया, 510 रुपये उसका हो गया सीपी। अब ये कह रहा है कि ही मार्क द प्राइस इन सच ए वे, उसने उसका जो एमआरपी है वो इस तरीके से रखा कि आफ्टर गिविंग ए 15% डिस्काउंट ही गेंस 25%। मतलब कोई चीज़ उसने खरीदी जो उसको पड़ गई 510 रुपये की। अब ये कह रहा है कि एमआरपी उसने इस हिसाब से उसका सेट किया कि अगर वो 15% डिस्काउंट भी दे दे उसके बाद भी उसको 25% का गेन हो रहा है। तो बताओ मार्क्ड प्राइस क्या था।
तो पहले मैं आपको बता देता हूँ डिस्काउंट। तो गाइस जो डिस्काउंट होता है ना, डिस्काउंट वो हमेशा दिया जाता है एमआरपी पे। मान लो आप कोई चीज़ लेने आ गए, उस पर लिखा है 10% डिस्काउंट। तो जो 10% डिस्काउंट होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, वो उसके एमआरपी ही पे ही तो कैलकुलेट होता है। मान लो किसी चीज़ का एमआरपी है कितना, 100 रुपीज़, और आपको बोल रहे हैं कि हाँ नहीं हम इसको पे आपको देंगे 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट इसी 100 के रिस्पेक्ट में तो होगा, जो कि कितना होगा, 10 रुपीज़ का। तो आपको वो चीज़ कितने में पड़ गई, 90 रुपीज़ में तो पड़ गई। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले तो एक यही तरीका है कि आपको 100 एमआरपी है, कोई 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है, ठीक है, जिस पे आपको मिल रहा है 10% डिस्काउंट। तो आपको कितने की पड़ेगी, तो इसको निकालने का सबसे पहला तरीका तो यही है, पहले 10% निकाल लो 100 का, जो कि आएगा 10। फिर इसको इससे माइनस करो, 100 - 10 जो कि आएगा 90, मतलब वो चीज़ आपको पड़ गई 90 रुपीज़ की, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली ये कर लो, क्या, जो कि अभी तक हम करते आए हैं, अगर एमआरपी मान लो 100 की कोई चीज़ है, 10% का उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना, उसका 90% ही तो बचा। सिंपल, सीधा आपका आ गया 90। मतलब यार 100 की कोई चीज़ है, उसको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना बचा, 10% डिस्काउंट दे दिया, 90% ही तो बची वो, जो कि हो गया हमारा डायरेक्ट 90। बस जो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करने वाला काम ख़त्म हो गया, जो मैं ऑलरेडी आपको कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अरे यार जल्दी रे, अरे सो जा। हो जाना भाई रेज, बहुत स्लो चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि उसने कोई चीज़ खरीदी जिसका सीपी उसको पड़ गया 510%, और वो कह रहा है कि इस 510% में उसको 25% का फ़ायदा हो रहा है आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 15%। तो मतलब सॉरी गाइस, ओके, 510 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है। तो ये सीपी कितना है, अपने आप में 100% है, ठीक है। और उसको अगर 25% का फ़ायदा चाहिए, तो एसपी उसको कितना रखना पड़ेगा, 125% रखना पड़ेगा ना। डेट इज़ 510 का कितना, 125%, ठीक है, जो कि आएगा हमारा कितना, 637.5। अब ये कह रहा है कि उस पर वो दे रहा है 15% का डिस्काउंट। तो 15% का डिस्काउंट देने के बाद वो कितने की बची, मान लो 100 की थी वो, 15% का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की बची, 85% ही तो बची। एंड उस 85% ही तो बची ना हमारे पास। तो 85% की वैल्यू हमें दी है कितनी, 637.5। तो 85% की वैल्यू अगर इतनी दी है, तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 637.5 डिवाइड बाय 80 × 100, सॉरी 85 × 100, जो कि आ जाएगा हमारा कितना, 750। एंड दैट इज़ योर आंसर। सिंपल है, देखो सीपी था उसका 510, ठीक है। वो कह रहा है कि उसको 25% का फ़ायदा हो रहा है आफ्टर गिविंग 15% डिस्काउंट। अगर ये अपने आप में 100% था, तो 25% का फ़ायदा लेने के लिए उसको एसपी रखना होगा 125%, ठीक है, जो कि होगा 125% किसका, 510 का, जो कि हो गया हमारा इतना। अब ये कह रहा है कि 15% का डिस्काउंट भी दे रहा है, तो डिस्काउंट देने के बाद 100 का था, 100% कोई चीज़ थी, 15% उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो बची कितनी, 85%, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 637 पॉइंट हमारी वैल्यू आ गई। तो 85% इतना है, तो 100% ये होगा, जो कि हमारा क्या था,
MRP था जो उसने सेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ये आ गया हमारा नेक्स्ट टाइप। ठीक है, जहाँ हम बात करेंगे नेट इफेक्ट के बारे में। देखो, इसमें आते हैं दो टाइप के क्वेश्चन। अगर मान लो दो चीज़ें दी हैं और उनका SP सेम है, कोई चीज़ है SP1, अगर SP2, अगर वो बेचने की बात कर रहा है, पहले केस में अगर दो चीज़ हैं और वो बेचने की, पहले खरीदने की बात कर लेते हैं, बेचने की बाद में करेंगे। मान लो कोई दो चीज़ें हैं और उनका कॉस्ट प्राइस सेम है दोनों का, ठीक है, और उन पे उसको सेम % प्रॉफिट हुआ है एंड सेम % लॉस हुआ है। उतना ही % उसको एक पे प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे उतना ही % उसको लॉस हुआ है, और उनका कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है। तो जो हमारा आंसर, जो हमारा नेट इफेक्ट होगा, जो ओवरऑल, वो हमेशा होगा नो लॉस नो गेन। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें दिया है ए पर्सन बाइज 2 प्रोडक्ट एट ₹5,000 ईच। ठीक है, दो प्रोडक्ट बाय की बात कर रहा है, मतलब CP, और दोनों को ख़रीदा है 5,000 में, मतलब दोनों का CP सेम है, CP1 = CP2, एंड मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 10%। पहले पे उसको 10% का प्रॉफिट हुआ एंड दूसरे पे उसको 10% का लॉस हुआ, मतलब सेम % लॉस सेम % गेन। तो ओवरऑल फ़ायदा या नुकसान कितना होगा उसको होगा नो लॉस नो गेन। मान लो यार कोई भी चीज़ है, दोनों चीज़ 100 रुपये की खरीदी है। ठीक है, पहली चीज़ अपने बेच दी 10% के फ़ायदे पे, 110 रुपये की अगर बेच दी, और दूसरी बेच दी हमें 10% के लॉस पे, तो मतलब 90 रुपये की बेच दी। तो ओवरऑल वही तो, जो 10 रुपये का फ़ायदा यहाँ पे हुआ था वो यहाँ पे नुकसान हुआ। तो ओवरऑल ना कोई फ़ायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, क्योंकि दो चीज़ें खरीदी थी 100 रुपये की, तो टोटल कितने की हो गई थी 200 रुपये की। एक 110 की बेच दी, एक 90 की बेच दी, तो टोटल कितने हो गए 200 रुपये। ना फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें ख़रीदने की बात कर रहा हो और दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम हो और दोनों के ऊपर सेम % नुकसान और सेम % फ़ायदा हो रहा हो, तो आंसर हमेशा होगा नो प्रॉफिट नो गेन। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें बात करता है बेचने की, मतलब SP की। उसमें हम बात कर रहे थे खरीदने की। तो इसमें क्या दिया है, इसमें क्या, इफ़ 2 हॉर्सेज आर सोल्ड, मतलब क्या, SP दिया है, SP की बात कर रहा है। SP कितना 12,000। तो मान लो अगर दो चीज़ें हैं, उन दोनों का सोल्ड प्राइस अगर सेम है और दोनों पे हो रहा है सेम % लॉस, एक पे एंड दूसरी पे सेम % प्रॉफिट हो रहा हो, तो आंसर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वो लॉस में आएगा हमेशा, एवरी टाइम। एंड उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा 100 ± A, हाँ, इंटू 100 ± B इंटू 100। मतलब पहले पे अगर उसको 10% का फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ पे 10% का ऐड कर देंगे, दूसरे पे 10% का नुकसान हो रहा है तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे एंड डिवाइड बाय 100। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि दो घोड़े उसने बेचे 12,000 रुपये के, पहले पे उसको 20% का नुकसान हुआ, दूसरे पे 20% का फ़ायदा हुआ, तो ओवरऑल बताओ। तो ओवरऑल क्या था हमारा फार्मूला, 100 प्लस माइनस सही, पहले पे 20% का फ़ायदा हुआ तो 20 प्लस कर देंगे, इनटू दूसरे पे उसको 20 का नुकसान हुआ तो 20 माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 100। इसको सोल्व कर लो, 120 इंटू 80, यह आ गया 100। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आएगा हमारा 96, एंड जितना भी ये आएगा उसको हम 100 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ गया हमारा 4% का लॉस। ठीक है, अगर ये आता हमारा मान लो 100 से ऊपर आता, तो वो अगर हमारा आता 105, तो उसको उसमें से हम 100 को घटाते तो ये हो जाता हमारा 4% का गेन। ठीक है, लेकिन ये 100 से कम आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4% का लॉस। रिमेंबर ये फॉर्मूला याद रखना है, 100 प्लस माइनस फ़ायदा है तो यहाँ पे ऐड कर दिया, जो नुकसान हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर दिया 100 से, डिवाइड बाय 100, जो भी आएगा उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डेट इज़ यहाँ पे आया था हमारा 96, 100 से घटा दो
तो बच गया 4, तो 4% का उसको हुआ है ओवरऑल लॉस। ध्यान रखना, ये फार्मूला तभी यूज़ होगा जब बात कर रहा होगा एसपी की और दोनों में सेम परसेंट लॉस और सेम परसेंट प्रॉफिट दिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो थर्ड टाइप होता है, इसमें 2 प्रोडक्ट्स आर सेल एट 12,000 ईच। दोनों प्रोडक्ट्स ने 12,000 में बेचे हैं, बट पहले पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 25% का लॉस हुआ। तो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि उसमें देखो एसपी दिया है सेम, डेट इज़ 12,000। एसपी सेम दिया है दोनों में 12,000, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? डिफरेंस यहाँ पे है कि यहाँ पे परसेंटेज दोनों का अलग है। ठीक है, पहले पे हो रहा है 20% प्रॉफिट एंड सेकंड पे हो रहा है 20% का लॉस। तो यहाँ पे सेम प्रॉफिट या सेम लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हमें आपको अलग से इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व। पहले हम यहाँ पे टोटल एसपी निकालेंगे, फिर टोटल सीपी निकालेंगे, फिर देखेंगे कितना लॉस हो रहा है या फिर कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें अलग इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे, तो पहले केस में हम पहले केस की अगर बात करें, हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, तो एसपी कितना है, 12,000 है एंड उसमें हो रहा है उसको 20% प्रॉफिट। अगर गैस उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी मान लो था उसका 100% एंड उसको हो रहा है 20% का प्रॉफिट। तो जो उसका एसपी होगा वो कितना होगा, 120% होगा। एंड जो कितना दिया है, जो दिया है हमें 12,000। अगर 120% हमें 12,000 गिवन है तो 100% निकाल लो यहाँ से, जो कि होगा 12,000 डिवाइड बाई 120 टू 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा 10,000। तो मतलब ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा सीपी। तो कॉस्ट प्राइस था हमारा 10,000, एसपी था हमारा 12,000 एंड ये हो गया हमारा 20% का गेन यहाँ पे। सेकंड केस में क्या कह रहा है, तो सोल्ड प्राइस वही सेम है 12,000, लेकिन यहाँ पे उसको हो रहा है लॉस कितने का, 25% का लॉस हो रहा है। तो सीपी अगर हमारा 100% था और 25% का लॉस हो रहा है, तो जो एसपी है वो कितना होगा, 75% होगा ना, जो कि हमें कितना दिया, कितना हुआ है, जो कि दिया है 12,000। अगर 75% हमें 12,000 दिया है तो 100% निकाल लो कितना होगा, जो कि होगा 12,000 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, जो कि आएगा हमारा 16,000, जो कि हो गया हमारा सीपी। तो यहाँ पे जो सीपी हो गया वो हो गया हमारा 16,000 एंड जो एसपी हो गया 12,000। यहाँ पे हो रहा है हमें लॉस, दैट इज़ ऑफ 25%। तो अभी हमें देखना है टोटल सीपी कितना हुआ। तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस था, जितनी दोनों चीज़ें कितनी खरीदी, एक 10,000 की खरीदी थी, एक 16,000 की खरीदी थी। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया वो हो गया 26,000 एंड टोटल जो एसपी हुआ वो कितना हुआ, एक 12,000 की चीज़ बेची और दूसरी बेची हमें कितनी की, वो भी 12,000 की। तो एसपी कितना हुआ, 24,000। तो 26,000 की खरीदी थी, 24 की बेची, तो क्या 10,000 का 2,000 का लॉस हो गया ना। ओवरऑल उसको क्या हुआ है, लॉस ही तो हुआ है। कितने का, 2,000 का। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 2,000 किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, जो लॉस या प्रॉफिट हमेशा एससीपी पे ही तो होता है। तो 26,000 पे हुआ है 2,000 का लॉस और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। जो आप सोल्व करोगे तो आएगा हमारा 7.6%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जिसमें बात करेंगे डिस्काउंट की। ठीक है। तो डिस्काउंट में क्या होता है, मान लो आप कोई चीज़ लेने गए, ठीक है, एक शॉप पे गए आप, ठीक है, तो वो चीज़ थी मान लो 100 रुपीज़ की। ठीक है, मान लो आज है रोज़ डे, ठीक है, आज है रोज़ डे, ओके। तो आप गए रोज़ लेने, ठीक है, आप रोज़ लेने गए तो चाचा ने बोला कि भाई रोज़ मिलेगा आपको 100 रुपीज़ का। ठीक है, तो रोज़ लेना आपको ज़रूरी था, लेकिन चाचा ने बोला कि आज रोज़ डे है तो हम आपको बेटा देंगे 20% का इस पर डिस्काउंट, ले जाओ। ठीक है, लेकिन नहीं, आपको लगा नहीं यार चाचा आप तो महंगा दे रहे हो, हम तो जा रहे हैं दूसरी दुकान पे।
आप गए सेकंड शॉप पे, ठीक है, आप गए वहाँ पे गए रोज़ लेने, तो वहाँ पे चाचा बोले बेटा 100 रुपये का एक रोज़ है, ठीक है, लेकिन बोले कि टेंशन मत लो, आज रोज़ डे के उपलक्ष्य में आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, ठीक है। एंड वो चाचा थे थोड़े से चालाक, ठीक है, तो वो बोले कि 10% का डिस्काउंट दे देंगे आपको, और उसके बाद 10% का डिस्काउंट और दे देंगे, क्योंकि तुम हमें थोड़े से मासूम लग रहे हो, तो तुमको 10% का डिस्काउंट और दे देंगे। तुम हो गए खुश। लेकिन चाचा थे चालाक, ये भाई साहब हमें दे रहे थे 20% का डिस्काउंट डायरेक्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया, पहले 10% का दे दिया, फिर एक और डिस्काउंट दे दिया 10% का। तो इस टाइप के डिस्काउंट्स को बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट्स, सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ठीक है। जिसमें अगर देखो तो पहले इस वाले को कैलकुलेट करते हैं, ये डायरेक्ट डिस्काउंट हो गया हमें कितना, 20% का, लेकिन ये कितना हुआ, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर आपने ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट लिखाओगे 10% ये हो गया, 10% ये हो गया, 20% हो गया, दोनों बराबर ही तो है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाचा चालाक हैं, ठीक है। तो मान लो 100 रुपीज़ का था, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो मान लो 100 रुपीज़ का उसका कीमत थी, कोई भी चीज़ 100% तो होती है, तो ये हमेशा हम 100 डिलीट करेंगे, 100 की चीज़ थी, 10% डिस्काउंट दिया तो कितना रह गया, 90% रहेगी उसकी कीमत। उसके बाद फिर से 10% डिस्काउंट दिया तो उसकी कीमत फिर से कितनी रहेगी, 90% रहेगी इसकी, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, जो कि आएगा हमारा 81, एंड देन इस 81 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100 से, जो कि आएगा 19। तो जो हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हुआ ना, वो हमें पड़ेगा 19%, जहाँ यहाँ हमें मिलेगा 19% डिस्काउंट और यहाँ हमें मिल रहा था 20% डिस्काउंट, ठीक है। तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स होता है वो ऐसे कैलकुलेट होता है, और वो इस डिस्काउंट से, जर्नल डिस्काउंट से कम ही होता है हमेशा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ओके, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि, एक सेकेंड, A shopkeeper gives 3 successive discounts of rupees of 20%, 10% and 10%. Then what is the equivalent discount? तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, तो 100% थी मान लो उसकी कीमत, पहला डिस्काउंट मिला 20% का, तो उसकी कीमत कितनी रह गई, 80% ही तो रह गई। देन इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिला 10% का, देन इसकी कीमत कितनी रह गई, 90%। एंड देन इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिला फिर से 10% का, तो इसकी कीमत कितनी रहेगी, इसकी कीमत फिर से रहेगी 90%, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो, जो कि आएगा हमारा 64.8%, एंड देन इसको आप करोगे 100 से माइनस, जो कि आएगा हमारा कितना, आएगा हमारा 35.2%, ठीक है। जो देखने में डिस्काउंट हमें 40% का लग रहा था, 20, 10, 30, 40, लेकिन वो एक्चुअली डिस्काउंट कितना है, 35.2%। तो ये था हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या कह रहा है कि अप्लाई टू ए बिल ऑफ 50,000, कह रहा है कि कोई बिल है 50,000 का, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 25% टू दैट ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। कह रहा है कि कोई बिल है 50,000 का, उसके ऊपर एक डिस्काउंट मिला 25% का, ओके। देन दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले 20% और 10%। तो हमें उसमें निकालना है डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस होगा। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं 25% डिस्काउंट मिलने के बाद उसकी कीमत कितनी रही होगी। तो 50,000 रुपये का वो बिल था, ठीक है। उसके ऊपर मिला 25% का डिस्काउंट, तो उसकी कीमत कितनी रहेगी, 75% रहेगी, जो कितना आएगा, जो आएगा हमारा 37,500। फिर बात करता है सक्सेसिव डिस्काउंट की। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में क्या होगा, 50,000 का बिल था, सक्सेसिव डिस्काउंट मिला 20% का, तो कीमत कितनी रहेगी, 80% रहेगी ना उसकी। फिर अगेन डिस्काउंट मिला 10% का, तो
तो कीमत उसकी रहेगी 90%। इसको सोल्व कर लेंगे जो कि आएगा हमारा 36,000। तो हमें पूछा था डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो गया दोनों के बीच में, 1500 रुपये का डिफरेंस हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A trader marks his good 40% above the cost price and allows a discount of 25%। कह रहा कि एक ट्रेडर है, ठीक है, वो अपनी चीज़ों का दाम रखता है 40% ज़्यादा कोस्ट प्राइस से, ठीक है, और उस पर मुनाफा डिस्काउंट भी देता है 25% का। तो बताओ उसका फ़ायदा कितना हुआ। तो 100 की मान लो चीज़ थी, 100 की चीज़ थी, वो अपना प्राइस 40% ऊपर सेट करता है, 40% ऊपर सेट करता है, तो मतलब उसने कितना रखा, 140% रखा ना। देन वो कह रहा है इस 140% पे वो डिस्काउंट देता है 25% का। तो इस 140 पे अगर वो 25% का डिस्काउंट रखेगा तो 25 डिस्काउंट रखने के बाद उसकी कीमत कितनी रह गई, 75% रह गई, जो कि कितना आएगा, जो कि सोल्व करके हमारा आएगा 140, नहीं 140 नहीं, 105 आएगा, 105। तो 100 रुपीज़ की चीज़ थी इनिशियली, 40% उसने इंक्रीज़ किया, 140% हो गई। देन उसके ऊपर 25% डिस्काउंट दे दिया, वो अगेन 105 की हो गई। तो 100% थी, 100 की चीज़ थी, 105 की बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट हो गया ना। एंड दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं एंड दैट इज़ योर टाइप नंबर 5, एक्सपेंडिचर एंड सैलरी। तो इस वाले में क्या होता है कि एक फैमिली होती है कंजूस टाइप, ठीक है, कि चीनी का दाम बढ़ गया इतने परसेंट से, अब बताओ कि वो जो घर वाले हैं अपनी चीनी की खपत कितनी कम करें ताकि उनका खर्चा सेम रहे, मतलब उनको एक्स्ट्रा ना पैसे लगाने पड़े। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं इनको, बहुत ही सिंपल है, बहुत सबसे सिंपल। तो कह रहा है कि द प्राइस ऑफ ओनियंस इंक्रीज बाय 25%। ओनियन का प्राइस हो गया 25% से बढ़ गया। देन बाय व्हाट परसेंट शुड बी ए हाउस वाइफ रिड्यूसेस द कंजप्शन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द ओनियंस कैन बी द सेम एज बिफोर। तो कह रहा है कि ओनियन का प्राइस 25% से बढ़ गया, तो जो एक हाउस वाइफ है वो अपना कंजप्शन कितना कम करे ताकि उनको खर्चा जो उनका वो सेम का सेम बना रहे जो पहले था। तो मान लो 100 था प्राइस, ठीक है, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया, 125% हो गया, ठीक है। और एक्सपेंडिचर निकालना है, कितना कम करना है, तो जितना 25% से बढ़ा है गाइस, उतना ही तो 25% से इसको अपना कंजप्शन कम करना पड़ेगा, तभी तो खर्चा सेम आएगा। तो कितना कम करना पड़ेगा, 25% विद रिस्पेक्ट ऑफ कितना, जो बड़ा है इसके रिस्पेक्ट में, तो जो बड़ा है इसी के तो रिस्पेक्ट में कम करना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। एंड इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके आएगा वही होगा आपका आंसर, ठीक है। इसको सोल्व करके आएगा 20%। That is your answer. Okay, next question। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का है। तो इसमें एक और टाइप आता है सैलरी वाला। इसमें कुछ खास नहीं, बस लैंग्वेज का ही डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ क्या है, बिल्कुल सेम है। तो कह रहा है कि अमन की सैलरी 50% ज़्यादा है राहुल की सैलरी से। तो बताओ राहुल की सैलरी अमन की सैलरी से कितनी कम है। तो मान लो अमन की सैलरी 50% ज़्यादा है, तो मान लो राहुल की सैलरी है 100%, ठीक है, अमन की सैलरी है 150%, तो कितनी ज़्यादा होगी, 50% ज़्यादा हो गई। अब हमें बताना है कि जो इसकी जो सैलरी है वो कितने परसेंट कम है। तो कितने परसेंट कम है वो निकाल लेंगे। तो इसकी पहले तो निकालेंगे 50% ज़्यादा है और कितने के रिस्पेक्ट में है, 150 के रिस्पेक्ट में है, एंड परसेंटेज के लिए इंटू 100, वही सेम कंसेप्ट जो हमने पीछे किया था, डेट इज़ 100/3, डेट इज़ 33.3%। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा जो कि एक्सपेंडिचर वाले में यूज़ हुआ था, ठीक है। उसकी सैलरी अगर 50% ज़्यादा है तो मतलब उसकी 100% है, तो उसकी 150% है, तो कितनी ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है।
ठीक है, और कितनी कम होगी इसी परसेंट के हिसाब से तो कम होगी, तो 50, और किसके रिस्पेक्ट में, इस 150 के रिस्पेक्ट में ही तो कम है, कम परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस लास्ट 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर, एक स्कूटर है उसका प्राइस जो है वो कम हो रहा है, डेप्रीशिएट्स एवरी ईयर, डेप्रीशिएट्स का मतलब है कि कम हो रहा है हर साल बाय 20%, मतलब एक स्कूटर है उसका प्राइस हर साल 20% कम हो जाता है। ओके, अब ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 2 years विल बी 32,000, देन व्हाट इज इज प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट प्राइस। तो कह रहा है कि एक स्कूटर है, ठीक है, मान लो उसकी वैल्यू है आज के टाइम पे, उसका प्राइस है टुडे कितना है एक्स, अब उसका हर प्राइस हर साल 20% कम हो रहा है, ठीक है। ओके, मान लिया। अब कह रहा है कि 2 साल बाद उसकी कीमत अगर 32,000 होगी तो उसको बताओ आज उसकी कीमत कितनी है। तो मान लो आज उसकी वैल्यू है एक्स, ठीक है, हर साल 20% से कम हो रही है, तो पहले साल 20% से कम हुई तो कितनी बची, 80% बच गई ना एक्स की। अगले साल फिर से उसका 20% से कम हुई तो उसकी फिर से 80% बच गई, तो ये आ गया 2 साल का हिसाब, और 2 साल की दी है इसने, 2 साल बाद की बताई है 32,000, तो यहाँ से सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, ये उधर चला जाएगा और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व कर लो, ठीक है। सोल्व करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर। ओके, तो कर लो इसको सोल्व, ये हो जाएगा 32,000, ये ऊपर चला जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 80, ये इसको सोल्व कर लो, ये 1 2, ये आपका 50,000 आ जाएगा। ओके, इसको सोल्व करके 50,000 आ जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए स्कूटर वॉज 25,000, ओके, व्हेन इट वॉज परचेज्ड, ओके, यहाँ पे वैन आएगा, व्हेन इट वॉज परचेज, एक स्कूटर है जब उसको ख़रीदा गया तो उसका प्राइस था 25,000, ओके। एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, हर साल के एंड में इसकी वैल्यू जो है वो रह जाती है ओनली 80%, ओनली 80% ऑफ वट इट वॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब पिछले में कह रहा था कि हर साल उसकी कीमत 20% से कम हो जाती है, तो मतलब 20% से कम हो जाती है तो कितनी रहती है, 80% रहती है। तो लेकिन इसमें दिया है कि हर साल उसकी कीमत रहती है 80%, मतलब इसने पहले ही दिया कि उसकी परसेंट इतनी वैल्यू उसकी रहती है, ठीक है। जब ख़रीदा था जब उसकी प्राइस थी 25,000, ठीक है। तो बताना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्कूटर एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल बाद। तो मतलब जब ख़रीदा था वो 25,000 का था, हर साल बाद उसकी वैल्यू 80% हो जाती है, दैट इज़ 80 डिवाइड बाई 100, हर साल बाद 80%, तो हर साल बाद 80, 3 साल की पूछी थी, इसको सोल्व कर लो जो कि आ जाएगा हमारा 12,800। इसमें पहले ही दिया है कि हर साल 80% रह जाती है, उसमें दिया था कि हर साल 20% कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है उल्टा करके, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना थोड़ा ध्यान से हमें पढ़ना है, ठीक है। हमारा जब लास्ट टाइप दैट इज़ डिसऑनेस्ट पर्सन या फिर फॉल्स वेट्स, तो इसमें क्या होता है ये भी हम देखेंगे। तो इसमें कह रहा है कि ए क्लॉथ मर्चेंट सेज दैट ड्यू टू स्लम्प इन मार्केट, ओके, ही सेल्स ए क्लॉथ एट 10% लॉस। वो कह रहा है कि वो अपना जो कपड़े हैं वो 10% के नुकसान पे बेचता है, ओके, बट ही यूजेज अ फॉल्स मीटर स्केल, लेकिन वो जो मीटर जो नापता है ना वो फॉल्स मीटर स्केल होता है, एंड इंस्टेड ऑफ 100 मीटर एक्चुअली गेंस 15%। वो कहता है कि वो अपने कपड़ों को 10% के लॉस पे बेचता है, लेकिन एक फॉल्स मीटर यूज़ करता है, 100 मीटर का यूज़ नहीं करता, मतलब
100 मीटर्स का एक स्केल होता है जिससे वो कपड़े मेज़र करते हैं, ठीक है। लेकिन वो 100 मीटर का स्केल नहीं यूज़ करता, उसकी जगह पे एक फुल स्केल यूज़ करता है और 50% का वो मुनाफा कमाता है। तो बताना है कि वो 100 मीटर की जगह कितने मीटर का स्केल यूज़ करता है। तो इसका ना से बस बहुत कन्फ्यूज़न होती है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आज के बाद नहीं होगी। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है, डेट इज़ 100 प्लस गेन, जितना वो गेन कर रहा है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस अगर वो लॉस कर रहा है, इक्वल्स टू ट्रू वेट डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट। इतना मुश्किल नहीं है फार्मूला, ठीक है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। तो 100 प्लस कितना फ़ायदा कर रहा है वो, 15% गेन कर रहा है ना, तो 100 प्लस 15, ठीक है। फिर बोला कि वो लॉस कर रहा था पहले 10% का, तो 100 माइनस 10, ठीक है। ट्रू वेट 100 मीटर का, फॉल्स वेट मान लो वो यूज़ कर रहा है x मीटर, यहाँ से सोल्व कर लो इसको, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सोल्व करके x की वैल्यू जो भी आएगी दैट विल बी योर आंसर, ओके। तो यहाँ से सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आई थिंक 78.25 मीटर आंसर आएगा यहाँ पे। इसको अगर सोल्व करोगे x की वैल्यू निकालोगे आप, तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ओके। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, ये हो जाएगा 115, ये 90, 100 डिवाइड बाई एक्स, यहाँ से एक्स आ जाएगा 78.25, ओके। हो गया समझ में। अगला क्वेश्चन, ओके। इसमें कहता है ए डिसऑनेस्ट डीलर क्लेम्स टू ट्रेड हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वो कहता है कि वो अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है बट यूजेस अ फॉल्स वेट ऑफ 980 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम्स। मतलब 1000 ग्राम की जगह वो केवल 980 ग्राम ही चीज़ देता है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस पे बेचता है। तो बताओ उसका गेन क्या है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा 100 प्लस गेन, गेन मान लो वो एक्स का कर रहा है, ठीक है, और बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, मतलब जितने का उसने ख़रीदा था उतने पे ही बेच रहा है, तो लॉस तो वो कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था 100 प्लस गेन डिवाइडेड बाय 100 माइनस जितना वो लॉस कर रहा था डिवाइडेड बाय ट्रू वेट, जितना ट्रू डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट, ठीक है। तो 100 मान लो गेन कर रहा है वो एक्स का, ठीक है, और सीपी पे बेच रहा है तो लॉस तो वो है नहीं उसका। एंड फॉल्स वेट कितना यूज़ करा है 980, एंड ट्रू वेट कितना था 1000 ग्राम। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगा हमारा, इसको सोल्व कर लोगे तो 2.04, ठीक है, 2.04 आएगा। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, 2.04 100 के रेस्पेक्ट में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे, ये हो गया 2.04%, ओके। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, डिसऑनेस्ट, मतलब ना इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप बस ना ये फार्मूला देख लो, इस फार्मूले से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। वैसे भी कर सकते हो लेकिन यहाँ से आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्या कहता है कि ए डिसऑनेस्ट वेंडर मार्क्स हिज गुड्स 10% अबव द कॉस्ट प्राइस, ओके, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 15% बट यूजेज अ फॉल्स वेट ऑफ 800 ग्राम्स इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम। कह रहा है कि एक डिसऑनेस्ट वेंडर है, ठीक है, वो अपने गुड्स को जो उसने एमआरपी सेट किया वो 10% ज़्यादा सेट किया कॉस्ट प्राइस से। मान लो कॉस्ट प्राइस उसका 100 था और 10% ज़्यादा उसने एमआरपी सेट किया है, तो उसने एमआरपी सेट कितना किया है 110%, यही किया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो दे रहा है 15% का डिस्काउंट। अब 15% का डिस्काउंट किस पे, इस एमआरपी पे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। तो एमआरपी था 110, 15% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है तो कितनी कीमत बच गई उसकी, तो बच गया कितना 85% ही तो बच गई, एंड डेट इज़ 93.5। मतलब 100 की कोई चीज़ थी, उसने उसकी कीमत रखी 110,
देन इस 110 पे उसने 15% डिस्काउंट दिया, तो उस 100 की चीज़ की वैल्यू रह गई 93.5। ठीक है, मतलब वो लॉस कर रहा है कितने का, 100 माइनस 93.5, मतलब वो लॉस कर रहा है कितने का, 6.5% का। लेकिन वो भाई साहब क्या कर रहा है कि वो 1000 ग्राम्स की जगह केवल 800 ग्राम ही चीज़ दे रहा है। तो ओवरऑल तो वो फ़ायदा ही कमा रहा है ना। तो बताना कि कितना उसका फ़ायदा परसेंट में है। तो 100, वही फार्मूला, 100 प्लस गेन हमने निकालना है एक्स डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस। वो लॉस कितने का कमा रहा है, 6.5% का, इक्वल्स टू ट्रू वेट था हमारा 1000 वेट का, 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय फॉल्स वेट जितना वो यूज़ करा 800 ग्राम्स। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी, 16.875। इसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो, परसेंट किस पे होता है, सीपी पे, सीपी 100% था, तो इसको 100 के एस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लो, कितना हो जाएगा 68.78, 16.875%। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी टाइप्स आते हैं आपके, मैंने ये सब कुछ इसमें कवर कर दिए हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। दिस आर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे, जैसा इंस्टाग्राम इसी नेम से है, इसी नेम से टेलीग्राम भी है। एंड आई विल शेयर दिस पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ये मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, एंड कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, जीके की हमने ऑलमोस्ट जीके का सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जीके की प्लेलिस्ट होगी फॉर एफकेट, जाओ और आप देखो। ठीक है, एंड बस कुछ ही दिन बचे हैं, 6-7 दिन ही बचे हैं यार, तो बस पढ़ो और बस पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।